तो आज अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करना था। इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, हेडिंग लिखना फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हेडिंग लिखो। फ्लूइड मैकेनिक्स को मेनली अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो बस एक लाइन का आंसर है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में यदि कोई फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उसे अपन फ्लूइड स्टैटिक की कैटेगरी में रखेंगे। एंड इस तरफ फ्लूइड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि कौन सा प्रॉब्लम फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा और कौन सा प्रॉब्लम फ्लूइड डायनामिक्स का होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। एक सिंपल कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर या कोई भी लिक्विड फिल कर दिया है। एंड एक इधर कोई पाइप गिवन है और इस पाइप में अपन ने वाटर फ्लो करा दिया है। यहाँ पे वाटर फ्लोइंग कंडीशन में v वेलोसिटी है। तो डेफिनेटली अपन देखें कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है और कंटेनर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वाटर या कोई भी फ्लूइड मूविंग है। तो ये जो है अपना फ्लूइड स्टैटिक के अंदर डील होगा और ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर डील होगा, राइट। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन करने का मतलब दोनों में कैसे कैटेगराइज कर सके कि कौन सा प्रॉब्लम फ्लूइड स्टैटिक का है, कौन सा फ्लूइड डायनामिक्स का है। तो इसके लिए जो कीवर्ड है वो सिंपल ये है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, नोट करना। नोट कर लेना तो डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, एक ट्रक है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूविंग है और इसमें पानी फिल कर रखा है। तो जब तुम किसी टाइम बाद देखोगे ना तो वाटर अपने इस तरीके के लेवल में आ जाता है, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अपन फ्लूइड स्टैटिक्स में रखेंगे या फ्लूइड डायनामिक्स में? क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक ट्रक के कंटेनर में अपन ने वाटर फिल कर दिया है और ट्रक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूविंग है और अपन किसी भी टाइम पे देखते हैं तो वाटर का लेवल कुछ ऐसा हो जाता है ना, इस तरीके का वाटर अपना शेप
ले लेता है तो तुमसे पूछा गया है कि ये फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रॉब्लम है या डायनामिक्स का, मैसेज करो। डायनामिक्स का नहीं है, स्टैटिक्स का है। क्यों? क्योंकि यदि तुम इस कंटेनर पे बैठ जाओ तो क्या तुम्हें फ्लूइड मूविंग दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब कांस्टेंट है तो यही प्रॉब्लम है फ्लूइड स्टैटिक्स का। हाँ, जब ए वेरिएबल होता है ना जब ए वेरिएबल होता तो यही प्रॉब्लम बन जाता फ्लूइड डायनामिक्स का। कुछ समझ पाए क्या तुम? अपन आगे फिर ये भी एंगल वगैरह भी सॉल्व करेंगे कि इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, तो ये सब आगे करेंगे। पहले मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, एंड किस बेसिस पे अपन कैटेगराइज करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये पर्टिकुलर फ्लूइड स्टैटिक्स का है या फ्लूइड डायनामिक्स का। समझ में आया हो? ये इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। देखना, नेक्स्ट देखेंगे। हेडिंग लिखना डेंसिटी। डेंसिटी जिसे अपन रो से डिफाइन करते हैं, एंड सभी को पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। एंड इसको तुम चाहो तो एम बाई वी भी लिख सकते हो, या डेल्टा एम बाई डेल्टा वी भी लिख सकते हो, जैसे तुम लिखना चाहो। तो रो को अपन चाहे तो डी एम बाई डी वी भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद है, ये सब लिखते चलो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम ये सब जानते हो पहले से। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको शॉर्ट में एसपीजीआर कहते हैं, है ना, एसपीजीआर। तो ये होता है डेंसिटी। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। समझे? तो इसी को अपन एसपीजीआर कहते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन में एसपीजीआर लिखा हो तो ये समझ लेना। और वाटर एट 4 होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट में अपन हमेशा लिखेंगे, इसलिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तुम्हें ध्यान रखना है, नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर दो। देखना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेंसिटी के बेस्ड बेसिस पे। ध्यान से सुनना। अपने पास दो कंटेनर है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, दोनों में कोई फ्लूइड फिल कर रखा हुआ है। पहले केस के लिए जो तुम्हें बोला गया डेंसिटी है 4, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी एसपीजीआर की बात कर रहे हैं। एसपीजीआर की बात कर रहे हैं। ये तुम्हें कितना गिवन है? 4। अच्छा, एसपीजीआर के पास कोई यूनिट नहीं होगा, ये बात तुम्हें पता होगा, है ना?
और इसके लिए जो तुम्हें एसपीजीआर गिवन है, ये तुम्हें गिवन है 3। सिंपल समझो। तो क्या किया गया कि फर्स्ट केस में दोनों में से ना एक एक मग एक एक मग का क्या मतलब होगा? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम लिया जाता है दोनों कंटेनर में से, और किसी एक कंटेनर में रख के दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। समझे? इक्वल वॉल्यूम लिया जाता है मतलब कोई ग्लास है सपोज करो, तो एक एक ग्लास मैंने दोनों में से लिक्विड लिया और दूसरे कंटेनर में रख दिया, तो 2 ग्लास हो गया इस वाले कंटेनर में। फिर एक बार क्या किया गया, एक बार ये किया गया कि दोनों के लिए ही इक्वल मास लिया गया। क्या लिया गया? इक्वल मास। मतलब अब अपन ने वेइंग मशीन लगाया और दोनों में से कुछ अमाउंट निकाला और देखा कि दोनों में जब इक्वल मास है उस टाइम की अपन बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो 1 मिनट, इसको 4 मानो, ये 4 है, ये 3 है, इसके लिए डेंसिटी रो 1 और रो 2। देखो एसपीजीआर और यह एसपीजीआर। तो कहने का मतलब जब मैं इक्वल वॉल्यूम लेके मिक्स करता हूँ तो इसके लिए जो एसपीजीआर ये 4 के बराबर है। जब मैं इक्वल मास लेके मिक्स करता हूँ तो एसपीजीआर 3 के बराबर है। तुमसे पूछा गया कि रो 1 और रो 2 कितना होगा। फाइंड रो 1 अपॉन रो 2, इन दोनों का रेशियो तुम्हें बतानी है। क्या तुम क्वेश्चन समझ पाए? तो ये इसका मैसेज करो। बहुत आसान है। 2 बाल्टी है और 2 बाल्टी में से पहले एक एक मग निकाल के तीसरे बाल्टी में डाल दिया। फिर क्या किया कि एक वेइंग मशीन लाया, वेइंग मशीन से अपन ने दोनों में से एक एक किलो सपोज करो 1 1 किलोग्राम निकाला और मिक्स कर दिया। तो जब अपन ने पहली बार इक्वल वॉल्यूम्स के साथ मिक्स करा तो उसकी डेंसिटी 4 आती है। जब अपन ने इक्वल मास के लेकर मिक्स कर रहा है तो डेंसिटी 3 आती है। तो फिर रो 1 रो 2 कितना होगा ये अपने से पूछ लिया गया। 4 मिनट का समय है, सॉल्व करो।
आया आंसर किसी का? आया आंसर किसी का क्या? या फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं? देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सीखते हैं पहले तो। पहले कंडीशन में तुम्हें बोला गया इक्वल वॉल्यूम। तो मान लो पहले कंटेनर से मैंने वी ऐड किया, दूसरे से वी ऐड करा। हो सकता है पहले वाले के लिए मास m1 रहा हो, दूसरे वाले के लिए मास कितना रहा हो, m2 रहा हो। तो अब यदि मैं इसमें कहूँ कि मुझे टोटल वॉल्यूम बताओ, तो तुम कहोगे 2v। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, सोच के बताना, इसका डेंसिटी मुझे ऐसा बोला गया 4 के बराबर है। फिर एक दूसरा कंटेनर था जब अपन ने इक्वल मासेस ऐड किए। तो जब मैं इक्वल मासेस ऐड करा, तो एक के लिए वॉल्यूम v1 मान लेता हूँ, दूसरे के लिए वॉल्यूम v2 मान लेता हूँ, है ना। तो इसमें यदि मैं कहूँ कि तुम्हें बताओ टोटल मास कितना है, तो इसका 2m होगा और टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसका एसपीजीआर कितना है, 3 के बराबर। ध्यान से देखना, डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, सिंपल। अब मास को मैं m1 प्लस m2 लिखूंगा और डिवाइड बाई 2b करूंगा। सोच के बताना। रो वन इक्वल्स टू एम वन इंटू वी लिख सकता हूँ, तो m1 इक्वल्स टू रो वन इंटू वी लिख सकता हूँ। सोचो। और m2 इक्वल्स टू रो टू इंटू वी। ये इसका मैसेज करो, यहाँ तक समझ में आया हो तो रो बराबर यहाँ से आ जाएगा रो वन इंटू वी प्लस रो टू इंटू वी और 2v, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। पीजीआर है तो ऊपर नीचे होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वी भी कैंसिल करो। एंड रो वन प्लस रो टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। कैलकुलेशन देखते जाना। रो वन प्लस रो टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, देखो ध्यान से। अच्छा। अब मैं इस वाले के लिए देखूं, तो डेंसिटी टोटल मास अपॉन वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू लिखोगे। अच्छा, यदि मैं सोचूं कि V1 को डेंसिटी के टर्म में लिखूं, तो m अपॉन रो लिखेंगे, बोलो। ये तो लिखेंगे ना, m अपॉन रो। एंड V2 क्या लिखेंगे, m अपॉन रो टू। तो रो बराबर 2m एंड m अपॉन रो वन प्लस m अपॉन रो टू। बोलो ये लिखेंगे क्या? एंड ये तुम्हें पता है 3 के बराबर, तो 3 इक्वल्स टू 2 रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। ये आएगा। एंड रो वन प्लस रो टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। बाकी करोगे सॉल्व क्या? देखो करके कितना आता है। इसके आगे करो सॉल्व, बताओ कितना आता है। थ्री टू वन आ रहा है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। एक बार सभी चेक करके आंसर मैसेज कर दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसका आगे सॉल्व नहीं करूंगा। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ठीक है।
जल्दी से इसे फिनिश करो, फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें नोटिस किए होंगे तो इसके दो दो आंसर्स हो सकते हैं। 1:3 भी हो सकता है और 3:1 भी हो सकता है, ऐसा है क्या? हाँ। चलो ये हो गया हो तो सभी एक बार यस का मैसेज करो, फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हेडिंग लिखो प्रेशर। प्रेशर पी, इसमें एक लाइन लिखना, प्रेशर ब्रैकेट में कैपिटल पी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of the normal force pressure P is defined as the magnitude is defined as the magnitude of pressure of normal force acting on a unit surface area, acting on a unit surface area. Pressure P is defined as the magnitude of the normal force acting on a unit surface area. प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, है ना, सिंपल। प्रेशर के बारे में एक दो और पॉइंट्स लिख लो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट पता है तुम सभी को, पास्कल। एंड 1 पास्कल इक्वल्स टू हाउ मच एटीएम, ये सब कन्वर्जन सभी को आता है ना। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एंड बाकी कन्वर्जन वगैरह सबको पता है ना, प्रेशर को बार वगैरह ये सब से कैसे कैसे करते हैं कन्वर्जन, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो सब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी कन्वर्जन वगैरह तुम देखना। अब हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर में क्या होगा। एक सिंपल यहाँ पे कंटेनर है एंड इधर यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर को ध्यान से समझोगे तुम्हें आइडिया लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्यूब मान लिया, वाटर ही है, वाटर में मैंने कोई एक हाइपोथेटिकल क्यूब अज्यूम कर लिया।
ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो तुम। एंड इसके जो एक्सिस है, ऊपर है वाई, इस तरफ है एक्स और इस तरफ है जेड। ठीक है, और मैंने क्या करा कि जो साइड लेंथ है, एक है dx dy और अंदर वाला जो है वो dz है। विजुअलाइज कर पाओगे तुम? अब मुझे इस पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, बॉटम पे, टॉप पे, वगैरह वगैरह। तो इस वाले पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और बॉटम के पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। तो यदि मैं इस क्यूब को बाहर निकाल के इसके लिए मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, इसको अब इसके लिए अपन एफबीडी ड्रॉ करते हैं, सपोज करना। तो ऊपर से एक प्रेशर लगेगा, यूं कहो कि इसके ऊपर जो वाटर है वो इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्यूब है तो, ओ सॉरी सॉरी, क्यूब नहीं, क्यूब वर्ड मानो, मैं वर्ड ही गलत यूज कर रहा हूँ। इधर अपन पीबी मान लेते हैं। एंड यदि मैं तुम्हें प्रॉपर फोर्स की बात करूं, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो इस वाले सरफेस का यदि मैं एरिया देखना चाहूँ, तो इस वाले सरफेस का एरिया होगा डी एक्स इंटू डी जेड। ध्यान से देखना। एंड इस वाले सरफेस का एरिया भी वही होगा, डी एक्स इंटू डी जेड। और इस पे एक नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा। कल ये जो मैंने एफबीडी ड्रॉ किया, ये तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज। देखना, तुम्हें एफबीडी समझ में आया, और मुझे इतना पता है कि हाइपोथेटिकल क्यूब है और ये सेम लिक्विड डेंसिटी का है, मतलब सेम लिक्विड का ही है, सिंपल। तो मुझे ये क्यूब रेस्ट पे दिख रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, दैट मीन्स पी बी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड बराबर होगा पी ए इंटू डी एक्स इंटू डी जेड और प्लस एम जी के। अच्छा, यदि मैं इस क्यूब का मास लिखना चाहूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? बोलो, इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं। अच्छा, अब रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पी बी माइनस पी ए, ब्रैकेट में डी एक्स इंटू डी जेड बराबर रो डी एक्स डी वाई डी जेड और इंटू में जी। ध्यान से देखना, इन दोनों से ये दो टर्म कैंसिल होंगे, एंड पी बी माइनस पी ए बराबर होगा रो इंटू जी इंटू डी वाई। ये होगा सिंपल। अब इसे तुम अच्छे से एनालाइज करो, तो dy बेसिकली है क्या, वर्टिकल हाइट है ना? dy है क्या, वर्टिकल हाइट। तो मान लो if dy कोई h के बराबर होता है, सपोज, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा रो जी एच? बोलो, इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे आपको प्रेशर लिखना है, तो जहां से चलना स्टार्ट करो उस पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन समझाया, ये तुम्हें यदि अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। क्या केमिस्ट्री में इसका डिटेल बता दिया गया था क्या? केमिस्ट्री में प्रेशर का अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्या? नहीं, ओके, ठीक है, फिर नोट करो, ओनली रो जी एच। ठीक है, ठीक है।
नोट कर लिए क्या सभी? रेस्ट पे है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने तुम्हें क्या कहा स्टार्टिंग में कि कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फिल करा हुआ है, तो उस लिक्विड मतलब स्क्वायर, सॉरी, कुछ मान लो क्यूब है, क्यूब मैं कहूंगा बार बार, है ना, तुम समझ जाना। तो एक हाइपोथेटिकल क्यूब का मतलब सिंपल है कि जो लिक्विड उस कंटेनर में है, उसी लिक्विड का एक अपन ने मानने का फायदा बस ये होगा कि वो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्यूब है, डेंसिटी सेम एज लिक्विड है, तो डेंसिटी में कोई गैप होगा ही नहीं, तो फिर मूविंग होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। समझ रहे हो? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे कब मूव करता है? या तो वो हल्का हो या तो भारी हो, एक सिंपल से वर्ड से समझे तो। चलो आगे बढ़े क्या? तो ये मैंने अभी तुम्हें वर्टिकल डायरेक्शन में एफबीडी ड्रॉ करके मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ध्यान से देखना इसी डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, एक क्यूब है अपने पास। देखना इधर, ये रहा क्यूब, है ना। मानते हैं इधर सी पॉइंट है, तो पी सी, और इधर है डी पॉइंट पी डी। तो पीसी को अपन क्या लिखते हैं? पीसी को अपन सिंपल लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, सॉरी। पीसी को अपन ऐसे लिखते हैं, सपोज करो पीसी इंटू एरिया, है ना, अभी ऐसे लिखते हैं पीडी इंटू एरिया, फोर्स आ गया, और एमजी नीचे लगेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि पीसी इंटू एरिया बराबर होगा पीडी इंटू एरिया के। और तुम देखो कि इन दोनों ही पार्ट का एरिया बराबर है, देख पा रहे हो? एरिया से एरिया कैंसिल होगा, तो पीसी बराबर क्या आ जाएगा? पीडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि यदि कोई लिक्विड रेस्ट पे हो, बहुत ध्यान से ये लाइन सुनना, यदि कोई लिक्विड रेस्ट पे हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है कनेक्टिंग फ्लूइड का। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कुछ ट्यूब गिवन है, सपोज करो यहाँ पे कुछ और लिक्विड है और यहाँ पे कुछ और लिक्विड है, इस तरह मतलब ऐसे सिंपल, और फिर एक ऐसा ट्यूब है और इसका इसका अपन कह दे कि इन दोनों का प्रेशर बढ़ाओ, ये गलत हो जाएगा। कनेक्टिंग फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टिंग फ्लूइड का मतलब वो वही लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट हुआ हो। तो पहले ये नोट करो, फिर मैं एक लाइन लिखा देता हूँ। Pressure is always equal at same horizontal level for connecting fluid. Pressure is always equal at same horizontal level of connecting fluid. एक बार फिर से लाइन रिपीट कर दे रहा हूँ। Pressure is always equal at same horizontal level of connecting fluid.
नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। अलग हो तो फिर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर। कंटेनर का शेप कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा भी कोई शेप होगा सपोज, तो इस वाले पॉइंट पे सभी पे पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बराबर। ए और बी मानते हो तो इस पे प्रेशर इक्वल होगा। हो गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर अपन इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। देखना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल, अपने पास एक कंटेनर है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एंड ए और बी दो अलग अलग लिक्विड है। इसका SpGr 3 गिवन है, इसका SpGr 4 गिवन है, ठीक है, और बाहर एयर है। तो मैंने इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको पीवी माना है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको मैंने पीए माना है। तो तुमसे पीए एंड पीवी पूछा है, करो सॉल्व। और तुम्हें एयर का प्रेशर पता होगा, करो सॉल्व। पी
अरे भूल गया, सॉरी। 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाइट है 20 और 30 सेंटीमीटर, भूल ही गया था। चलो देखते हैं। देखो पहले अपन पी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट ऑलरेडी 10⁵ पता है। रो कितना है बताओ? तो रो है 10⁵ इंटू 3। सही लिख रहा हूँ। जी 10 और हाइट 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इससे कैंसिल होगा। एंड 10⁵ प्लस 3 इंटू 10⁵, तो ये आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है क्या? पहले का आंसर बताओ। जो भी अपन आंसर अब से लिखा करेंगे। यस सर। क्या कह रहे हो? सर 2 भी है ना सर, इनटू में सर इंटू में? अच्छा 1.06 होगा हाँ ना। यार, हाँ सही 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 है, सही है। तो ये आ गया, सही है ना? अच्छा पी भी लिखना चाहे तो तुम पी भी को ऐसे भी लिख सकते हो, रो प्लस रो जी एच पहले लिक्विड के लिए, फिर रो जी एच दूसरे लिक्विड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और तुम ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है ये प्रेशर ए के बराबर है ना? तो दोनों ही मेथड है, पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। जो इस वाले लिक्विड की अपन बात करेंगे, प्रेशर 1 है 0.1.06 10⁵ रो तुम्हें पता है 4 इंटू 10⁵, 10 और यहाँ पे 0.3। फिर यहाँ से कर लोगे सॉल्व। इससे कैंसिल होगा, 12 होगा एंड ये 1.18 बनेगा। क्या देखो? यस सर। तो ये आंसर है। समझ में आया? और एक चीज मैं और रिपीट कर दूं, अपन इस चैप्टर में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब कुछ एसआई यूनिट में ही करेंगे। एटीएम वगैरह की बात अपन नहीं करेंगे जब तक ऑप्शन में न दिया हो। तो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इस टाइप से आंसर कोट करेंगे। तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखना है नेक्स्ट। बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 1 2 3 4 4 लिक्विड है। हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और इधर 8 मीटर। ठीक है, एसपीजीआर सभी के लिए गिवन है। ठीक है, एसपीजीआर 2 3 4 5 सभी के लिए एसपीजीआर गिवन है। और बाहर है क्या? एयर। तो इस पॉइंट पे प्रेशर है ए, पी ए, पी बी, पी सी एंड नीचे है पी डी। ठीक है, तो तुमसे फाइंड आउट करने को बोला पी ए, पी बी, पी सी, पी डी। करो सॉल्व। प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ क्वेश्चन, सभी का आंसर सही होना चाहिए।
मैं 2-3 सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। पहले का आंसर 2 आएगा, सही है। देखो ये आएगा पहले का आंसर, और लास्ट का एक बार सॉल्व कर देता हूँ। कर लोगे क्या आंसर? जो मुझे आंसर बताया गया वो मैं लिख देता हूँ। 2, 3.8, 6.6 एंड 10.6 इंटू 10 माइनस मतलब +5 तो है ही, है ना। 2, 3.8, 6.6 एंड 10.6। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? इस टाइप के क्वेश्चंस तो तुम सॉल्व कर लोगे। यस सर। आगे बढ़ते Yes, और sir. हाँ, एक पॉइंट और बता दूं, ये सभी कंटेनर कैसे है? रेस्ट में, ठीक है। तो ये तुम्हें मान के ही चलना है। अब अपने पास एक यूट्यूब है, वीडियो देखने के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए। ये रहा अपने पास यूट्यूब। इसमें दो लिक्विड दो लिक्विड फिल किया हुआ है। दो लिक्विड है, एक रेड लिक्विड और एक है ब्लू लिक्विड। देख सकते हो तुम, रेड और ब्लू लिक्विड। इसका जो SPGR है वो है 4 के बराबर, इसका जो SPGR है वो है 3 के बराबर। एंड बॉटम से हाइट तुम्हें ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ओपन 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 है, ओपन। एंड ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो तुमसे ब्लू लिक्विड के लिए हाइट पूछ लिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ ब्लू लिक्विड। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। फाइंड हाइट h ऑफ ब्लू लिक्विड। 2 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ।
आंसर आ जाए तो यस का मैसेज करना, आंसर मैसेज करो। इजी क्वेश्चन है, किसी भी हालत में सॉल्व होना चाहिए। थर्टी टू बाई थ्री रवि का आंसर है। चेक करो, आंसर बताओ। इजी कॉन्सेप्ट है, आंसर सही चाहिए मुझे। 32/3 कुणाल का भी है। यार आसान क्वेश्चन था यार, 2-3 स्टूडेंट ने आंसर मैसेज किया। देखो तुम्हें मैंने अभी एक पॉइंट बताया था ना कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यदि कनेक्टिंग फ्लूइड हो तो प्रेशर सेम होता है, राइट। अब मुझे पता है कि रेड जो फ्लूइड है वो यहीं तक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के लिए प्रेशर यदि मैं पी ए मानता हूँ, इस पॉइंट के लिए प्रेशर पी बी मानता हूँ, दैट मीन्स पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। सिंपल समझ में आता है। और पी ए क्या लिखोगे बताओ? रो नॉट मतलब पी नॉट प्लस रो जी एच, एंड रो यहाँ पे इसको 1 मान लो, हाइट को 1 मान लो, एंड इसे पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू। 4 है, 10 है, हाइट 8 के बराबर, एंड रो टू मुझे नहीं रो टू पता है, सॉरी, 3 G10 और हाइट मुझे एच नहीं पता। तो बस सिंपल इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एच बराबर आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है कितना, 32/3 सेंटीमीटर। समझ में आया हो? ये इसका मैसेज करो, सभी को मैसेज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना अपने को। चलो आगे पर। अच्छा ये एक बात बताना, क्या तुम्हें गॉस प्रेशर के बारे में पता है क्या? केमिस्ट्री में पढ़े होगे। गॉस प्रेशर किसे कहते हैं? माइक ऑन करके बताओ जल्दी से।
नो सर, यार पढ़े हो गए यार, ऐसे सर मत बोलो। बैरोमीटर मैनोमीटर में सब में बताया गया होगा, क्या नहीं पढ़े सर हो क्या? सर जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है हाँ, सर। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जो रो जीएच है ना, वो बेसिकली गॉज प्रेशर ही गॉज है। प्रेशर। हाँ, रो जीएच जो है ना डिफरेंस, इसी को अपन गॉज प्रेशर कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे पी नॉट है, तो पी ए माइनस पी नॉट जो होगा, इसी को अपन रो जीएच लिखेंगे, यही रो जीएच होता है गॉज प्रेशर। क्या तुम समझे? गॉज प्रेशर क्या होता है? तो सिंपल रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस को अपन गॉज प्रेशर कहते हैं। दो पॉइंट पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, उसी को अपन गॉज प्रेशर कहेंगे। तो इसे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस टाइप के एक और क्वेश्चंस कराता हूँ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। एक मिनट, मान लो कोई ऐसा ट्यूब गिवन है, इस तरीके से, इधर ब्लू लिक्विड है, और इस रेफरेंस से ये हाइट है 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट है 12 सेंटीमीटर। इधर का डेंसिटी रो वन, इधर का डेंसिटी रो टू। रो वन अपॉन रो टू कैलकुलेट करो। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। रो वन अपॉन रो टू कैलकुलेट करो। 3/2 सॉल्व तो नहीं करना होगा ना मुझे? क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सही है। इजी है। इधर पी ए मानो, इधर पी बी, दोनों बराबर होंगे, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ूं क्या? क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होगा तो जल्दी से बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, देखो अभी तक जो भी तुम प्रेशर सॉल्व किए हो ना, उसमें कंटेनर कैसे था रेस्ट में। अब मैं कंटेनर को मूविंग कराऊंगा। ध्यान से देखना, जैसे कंटेनर है सपोज, इसमें मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, और ये जो कंटेनर है ऊपर की तरफ कुछ ए नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटिंग है। तो मुझसे सिंपल पूछा गया कि बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर अभी भी एयर है, और नीचे जो है, मतलब ये हाइट सपोज करो एच के बराबर, डेंसिटी रो के बराबर। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग जो अपन ने कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर पढ़ा था ना, वहां पे अपन लेके चलेंगे। नहीं, सूडो फोर्स, हाँ वो भी समझ सकते हो। तो यदि मैं एक हाइपोथेटिकल क्यूब जो तुमने पहले सॉल्व किया था, वैसा एक डायग्राम से तुम्हें मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ, देखना ध्यान से समझोगे। ये सिंपल क्यूब है अपने पास। तो अपन ने क्या करा था, इसका एफबीडी ड्रॉ किया था, याद करो। ऊपर से अपन ने पी ए इंटू एरिया अप्लाई करा था, याद करो। नीचे से क्या किया था, पीबी इंटू एरिया अप्लाई किया था, याद है क्या? नीचे एक एमजी अप्लाई किया था, और इस पे एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो क्या मैं सिंपल लिख सकता हूँ, पीवी इंटू एरिया माइनस एम जी माइनस पी ए इंटू एरिया बराबर होगा एम ए नॉट के? बोलो।
तो यहाँ से सिंपल आएगा पी बी माइनस पी ए, ध्यान से देखना, इनटू एरिया, ठीक है। पी बी माइनस पी ए और इंटू एरिया बराबर हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट के, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे सिंपल पी डी माइनस पी इक्वल्स इन टू, पहले जैसा ही लिखता हूँ, डी एक्स इंटू डी जेड होगा, और यहाँ पे आएगा रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड एंड जी प्लस ए नॉट, इससे कैंसिल होगा। और सिंपल पी वी माइनस पी ए क्या बनेगा, रो जी प्लस ए नॉट, और इसी को डी वाई को एच से रिप्लेस कर देंगे तो एच। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो सिंपल समझ में आता है, यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है वो किससे रिप्लेस हो गया है, जी प्लस ए नॉट से। तो केस फर्स्ट, व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन प्रेशर पीबी माइनस पीबी शुड बी इक्वल टू रो जी प्लस ए नॉट इनटू एच। मैंने ये कॉन्सेप्ट तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका अपन ने पहले जब अपन ने कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर सॉल्व किया था तो इसी तरीके से सॉल्व किया था, तो मैंने वहीं से डेटा यूज कर लिया है। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? क्या तुम इसे कनेक्ट कर पाए क्या? एक बार कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर पे पेज यस सर। पलट के एक बार देखो, है ना। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है वो किससे रिप्लेस होगा, जी प्लस ए नॉट से, ठीक है। तो इसे नोट करो। यहाँ तक यदि सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब मैं इसके आगे का केस नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिंपल एक केस तुम्हें बताया है कि व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो इसका दूसरा केस क्या बनेगा, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो जी माइनस ए हो जाएगा, सिंपल समझ सकते हो। व्हेन एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में क्या होगा। ये तमाम सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। और आज के डाउट क्लास में तुम लोग आओगे क्या, आज है क्या डाउट क्लास? आज डाउट क्लास है क्या? पता नहीं, मैं देखा भी नहीं है। है सर।
तो आज के डाउट क्लास में कौन कौन आएगा जल्दी बताओ, उसके हिसाब से मैं वेट करूंगा। सौम्या उसके बाद रोटेशनल के एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस करवाएंगे। डाउट्स लेके आना, अपन बताएंगे। एसएचएम के डाउट्स पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे। आ जाओ, डाउट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैसेज कर रहे हो ना सभी को आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी अपन ने बोल तो दिया और फिर एंड में मैं वेट कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर मैं 5 मिनट के बाद लिंक क्लोज कर देता हूँ, ध्यान रखना ये बात। कनेक्ट होना तो .8 o'clock पे कनेक्ट हो जाना, ठीक है। चलो फिर स्नेहिल मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो।